हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। आज के हमारे लेक्चर में हम न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ ही रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें ज़्यादातर बातें मैं फैक्चुअल बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। बात करते हैं परमाणु की। तो एटम किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके दो भाग होते हैं, पहला नाभिक या न्यूक्लियर और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स। नाभिक वह भाग है जिसमें नाभिकीय गुण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इससे नाभिकीय अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन वह भाग है जिसमें रासायनिक गुण होते हैं और इसी के माध्यम से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो परमाणु के मौलिक कण हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 है, इसमें प्लस आवेश होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 है, इसमें 0 आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं है, लेकिन इसमें माइनस आवेश होता है। मतलब किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के आधार पर देखते हैं। मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या नाभिकीय कणों की संख्या। और साथ ही एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन के माध्यम से देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं आइसोटोप्स या समस्थानिक की। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, तो वे समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन के समस्थानिक C12 और C14 है। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, डायटीरियम और ट्राइटियम है। अब चूंकि आइसोटोप्स की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, इसलिए इसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण एक समान ही होते हैं। आगे बात करते हैं समभारिक या आइसोबार्स के बारे में। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक होता है, जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 या हीलियम और ट्राइटियम। इनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही अलग अलग होते हैं। अगला आता है आइसोन्यूट्रॉनिक या समन्यूट्रॉनिक। ये ऐसे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों ही अलग अलग होती है, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या समान होती है। इसका एग्जाम्पल है हीलियम 3 और हीलियम 4। चलिए अब आगे जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। तो जहां रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की भूमिका होती है, तो वहीं नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की भूमिका होती है। रासायनिक अभिक्रिया में नए यौगिक का निर्माण होता है, तो वहीं नाभिकीय अभिक्रिया में नए तत्व का ही निर्माण हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है, मतलब अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होते हैं। लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है, जिसे द्रव्यमान क्षय या मास डिफेक्ट कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में संश्लेषण के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि विघटन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षय होने के कारण तथा E इक्वल टू डेल्टा mc² के सिद्धांत पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है हमारे शरीर में ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना, और नाभिकीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है सूर्य में 2 हाइड्रोजन के तत्वों का मिलकर हीलियम बनाना। चलिए अब न्यूक्लियर रिएक्शंस के प्रकार देख लेते हैं। तो ये 2 तरह के हैं। पहला है नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि इसमें बड़े नाभिक न्यूक्लियर के प्रहार से छोटे नाभिक में विखंडित हो जाते हैं और द्रव्यमान क्षय या मास डिफेक्ट के चलते अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विखंडन अभिक्रिया में रेडियोधर्मी विकिरण और रेडियो एक्टिव प्रतिउत्पादों की प्राप्ति होती है, जिसका निस्तारण एक गंभीर समस्या है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एटॉमिक बॉम्ब में होती है। फिर अगला आता है न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय संलयन। तो इसमें 2 छोटे नाभिक अति उच्च तापमान पर प्लाज्मा अवस्था में बदलकर बड़े नाभिक के रूप में संलयित होते हैं तथा मास डिफेक्ट के कारण ही अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसमें खतरनाक रेडियोधर्मिता नहीं पाई जाती और प्रति उत्पादों का निस्तारण आसान होता है।
अब न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित ही है हाइड्रोजन बॉम्ब, और सूर्य में भी यही प्रक्रिया होती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तापमान की आवश्यकता होती है। अब ये दोनों ही नाभिकीय अभिक्रियाएं पर्यावरण के अनुकूल हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा के उत्पादन में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। चलिए अब न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले उसमें यूज होने वाले न्यूक्लियर फ्यूल की ही बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल में सबसे पहला आता है यूरेनियम। यह सर्वाधिक लोकप्रिय परमाणु ईंधन है। वर्तमान में भारत की सभी परमाणु भट्टियां यूरेनियम पर ही आधारित हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त धातु है। यूरेनियम के अयस्क को पिच ब्लेंड कहा जाता है। अब यूरेनियम में भी 3 तरह के समस्थानिक पाए जाते हैं। पहला है यूरेनियम 92 234। ये पूरे विश्व में बहुत कम पाया जाता है। दूसरा है यूरेनियम 92 235। यूरेनियम 235 एक्चुअल न्यूक्लियर फ्यूल है, जो 0.7% मात्रा में पाया जाता है। फिर सर्वाधिक यूरेनियम 92 238 पाया जाता है, पूरे विश्व में 99.3%। चलिए अब यूरेनियम 235 की बात करते हैं, जिसे एक्चुअल नाभिकीय ईंधन कहा जाता है। इसका भी संवर्धन करना होता है। अब संवर्धन या एनरिचमेंट क्या है? तो इस प्रक्रिया में नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए यूरेनियम 235 की मात्रा एक निश्चित स्तर तक बढ़ाई जाती है। यह अत्यंत कठिन और गोपनीय तकनीक है। अब यूरेनियम 235 के स्लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम का और लो एनरिच्ड यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, जबकि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय हथियार के निर्माण में होता है। अब अगला ईंधन है प्लूटोनियम। यह ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नाभिकीय ईंधन है। प्लूटोनियम मानव निर्मित तत्व है। यह प्राकृतिक तौर पर नहीं पाया जाता। इसका निर्माण यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन के प्रहार से किया जाता है। इस विधि को ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। यूरेनियम 238 के ट्रांसम्यूटेशन के बाद प्लूटोनियम 239 बनता है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल है। प्लूटोनियम 239 का प्रयोग विशिष्ट परमाणु भट्टी में किया जाता है, जिसे FBR या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या द्रुत प्रजनक रिएक्टर कहा जाता है। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कल्पक्कम तमिलनाडु में निर्माणाधीन है। अब अगला न्यूक्लियर फ्यूल आता है थोरियम। तो थोरियम की प्राप्ति मोनाजाइट रेत या मोनाजाइट चट्टान से होती है, जिसमें थोरियम की मात्रा 12% तक हो सकती है। फलस्वरूप इसे संवर्धित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब हमारा भारत थोरियम ईंधन अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी देश है। अब इस थोरियम आधारित परमाणु भट्टी में थोरियम यूरेनियम ईंधन चक्र का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है कि थोरियम 232 में न्यूक्लियर का प्रहार किया जाता है और ट्रांसम्यूटेशन के बाद यूरेनियम 233 बनता है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल है। इसके विखंडन से ही ऊष्मा की प्राप्ति होती है। अब थोरियम को यूज करने की मुख्य विशेषता ये है कि इसकी मात्रा यूरेनियम के मुकाबले पृथ्वी पर 3 गुना अधिक है। थोरियम का प्रयोग सिर्फ शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, परमाणु हथियार के लिए नहीं। थोरियम यूरेनियम चक्र में रेडियोधर्मिता और विकिरण का स्तर कम होता है, जिसका मात्र 500 साल तक प्रभाव रहता है। मतलब इसका निस्तारण भी आसान है। प्रति इकाई खनन दृष्टिकोण से थोरियम सर्वश्रेष्ठ ईंधन है। इसकी प्राप्ति के लिए कम खनन कार्य करने पड़ते हैं, जो प्रकृति के अनुकूल है। तो अब हमने देख लिया कि प्राकृतिक रूप से हमें पिच ब्लेंड में यूरेनियम और मोनाजाइट रेत में थोरियम बस प्राप्त होता है, लेकिन एक्चुअल न्यूक्लियर फ्यूल हैं यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233, जिसमें यूरेनियम 235 प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। फिर यूरेनियम 238 से ही प्लूटोनियम 239 की प्राप्ति होती है और थोरियम 232 से यूरेनियम 233 की प्राप्ति होती है। मतलब यहाँ यूरेनियम 238 और थोरियम 232 फर्टाइल मटेरियल हैं, जो नाभिकीय ईंधन का निर्माण करते हैं।
चलिए अब आगे बात करते हैं श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन के बारे में। यह नाभिकीय अभिक्रिया में मुख्य रूप से होती है, जिसमें एक न्यूट्रॉन के प्रहार होने के बाद लगातार ये श्रृंखला के रूप में आगे चलता ही जाता है। अब श्रृंखला अभिक्रिया अगर अनियंत्रित होती है तो यह परमाणु हथियार की तरह कार्य करती है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में उच्च टेक्नोलॉजी की मदद से श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है, जिससे सुरक्षित और सतत ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। चलिए देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में क्या क्या होता है। तो पहला है मंदक। मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना है, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यूरेनियम के विखंडन से द्रुत या फास्ट न्यूट्रॉन की प्राप्ति होती है, जिसे मंद करने के लिए मंदक की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूरेनियम का विखंडन सिर्फ मंद न्यूट्रॉन से ही संभव है। अब मंदक के रूप में भारी जल या D2O, सामान्य जल और ग्रेफाइट का यूज़ किया जा सकता है। थोरियम यूरेनियम ईंधन चक्र में भी मंदक की आवश्यकता होती है, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मंदक की आवश्यकता नहीं होती। अगला आता है कंट्रोल रॉड या नियंत्रक छड़। इसके द्वारा अभिक्रिया केंद्र में न्यूट्रॉन को अवशोषित कर नाभिकीय विखंडन के दर को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रक छड़ का निर्माण कैडमियम और बोरोन तत्वों से किया जाता है। तीसरा आता है कूलेंट या शीतलक। तो कूलेंट दोहरा कार्य करता है। यह अभिक्रिया के केंद्र के तापमान को नियंत्रण में रखता है और अभिक्रिया केंद्र से ऊष्मा को बाहर प्रसारित करता है। इसके अलावा कूलेंट ऊष्मा या ऊर्जा को वाष्प के रूप में टरबाइन तक पहुंचाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब कूलेंट के रूप में भारी जल या सामान्य जल हो सकता है। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक या कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम का प्रयोग होता है। फिर आगे आता है सील्ड या परिरक्षक। यह अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर बनाई गई 30 से 35 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार होती है, जिसका कार्य नाभिकीय भट्टी से ऊष्मा और विकिरण को निकलने से रोकना होता है। तो ये सारी बातें थी नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। अब ये भी देख लेते हैं कि कितने प्रकार के नाभिकीय रिएक्टर पाए जाते हैं। तो पहला है थर्मल रिएक्टर या तापीय रिएक्टर, जिसमें यूरेनियम 235 और थर्मल यूरेनियम ईंधन चक्र का प्रयोग होता है। इसमें मंदक के माध्यम से न्यूट्रॉन को स्लो किया जाता है। अब मंदक के रूप में भारी जल या D2O का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें दो प्रकार के रिएक्टर्स आते हैं। पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूरेनियम 235 के लिए, और दूसरा है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर थोरियम यूरेनियम ईंधन चक्र के लिए। अब आगे जिसमें मंदक के रूप में सामान्य जल का प्रयोग होता है, वे हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, वाटर कूल्ड वाटर मॉडरेट एनर्जी रिएक्टर और EPR रिएक्टर। अब रिएक्टर का अगला टाइप आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें मंदक का प्रयोग नहीं होता, न्यूट्रॉन की गति तीव्र होती है। शीतलक के रूप में तरल सोडियम का प्रयोग किया जाता है। यह रिएक्टर स्वयं अपने अगले चरण के लिए ईंधन की उत्पत्ति कर लेता है, इसीलिए इसे प्रजनक भट्टी भी कहते हैं। होता क्या है कि प्लूटोनियम 239 का प्रयोग ईंधन के रूप में यूरेनियम 238 के साथ मिलकर किया जाता है, जिसमें प्लूटोनियम का विखंडन होता है। साथ ही साथ यूरेनियम 238 की मात्रा प्लूटोनियम 239 में बदलती जाती है, इसीलिए इसे प्रजनक भट्टी कहते हैं। परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को अक्षय पात्र भी कहा जाता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर का अगला टाइप है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर या फ्यूजन रिएक्टर। यह नाभिकीय संलयन के लिए होता है। संलयन के लिए टोकामेक रिएक्टर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जो अत्यधिक ताप पैदा कर संलयन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों का निर्माण करती है। अत्यधिक ताप पैदा करने के लिए लेज़र, मैग्नेट कंप्रेशन, ओमिक हीटिंग, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट जैसी प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। अब संलयन भट्टियों का लाभ यह होता है कि इसकी ऊर्जा दक्षता सर्वाधिक होती है। इसमें हानिकारक विकिरण की समस्या नहीं होती। इसमें पैदा होने वाले प्रत्युत्पादों को निस्तारित करना आसान होता है और ईंधन की प्राप्ति लिथियम धातु
तथा समुद्र के जल से आसानी से हो जाती है, जो कि आसान और सस्ता माध्यम है। अब भारत में संलयन तकनीक और प्लाज्मा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1986 में गांधीनगर में प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, जहां आदित्य नामक एक प्रायोगिक संलयन भट्टी स्थापित की गई है। अब ये भी देख लेते हैं कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर क्या है। ITER विश्व की सबसे बड़ी संलयन भट्टी है, जिसका निर्माण फ्रांस के कैडेरेक अनुसंधान क्षेत्र में भूमिगत रूप से किया जा रहा है। इसकी ऊर्जा मांग 50 मेगावाट की होगी, जबकि इससे 500 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी। इस परियोजना में कुल 7 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, चाइना, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, रशिया और जापान है। भारत की भागीदारी इसमें 9% है। इसमें 2025 तक प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त किए जाने की संभावना है, जबकि 2035 तक इसके संलयन ऊर्जा की प्राप्ति हो सकेगी। चलिए अब आगे रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। तो रेडियो धर्मिता पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ के नाभिक के अस्थायी होने के कारण प्राप्त होता है। अब पदार्थ का नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। इन किरणों के उत्सर्जन के कारण नाभिक का द्रव्यमान कम होता है और रेडियो एक्टिव तत्व अंततः सीसा या लेड में बदलकर स्थायित्व प्राप्त करता है। अब देखते हैं कि विभिन्न कणों के उत्सर्जन से क्या होता है। तो अल्फा कणों के उत्सर्जन के फलस्वरूप परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है और नया तत्व आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे चला जाता है। अल्फा को हम हीलियम 2+ मानते हैं, जिसमें हम 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन देखते हैं। फिर बीटा डिके या बीटा उत्सर्जन से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है, जिससे परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान रहती है और नया तत्व आवर्त सारणी में 1 स्थान आगे चला जाता है। बीटा को हम इलेक्ट्रॉन की तरह मानते हैं। फिर आता है गामा उत्सर्जन। तो गामा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह ऊर्जा का शुद्ध रूप है, जो कि अल्फा और बीटा उत्सर्जन के साथ साथ नाभिक से ऊर्जा के रूप में बाहर आता है। इससे तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इन रेस के हानिकारक प्रभावों की बात करें तो गामा रेस सबसे कम, फिर उसके बाद बीटा और सर्वाधिक हानिकारक होती है अल्फा रेस। आगे बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध आयु काल के बारे में। तो वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व रेडियोधर्मी क्षरण के कारण अपने मूल द्रव्यमान का आधा बच जाता है, तो इसे ही अर्ध आयु काल कहा जाता है। जैसे C14 का अर्ध आयु काल 5600 साल है। अब अर्ध आयु काल की गणना के चलते ही किसी चट्टान या जीवाश्म में उपस्थित रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा के आधार पर उसकी आयु का पता लगाया जाता है। इस क्रिया को रेडियो आइसोटोप डेटिंग या रेडियो समस्थानिक आयु अंकन कहा जाता है। इसमें कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु अंकन के लिए है और यूरेनियम आर्गॉन डेटिंग पुरानी चट्टानों और पृथ्वी की आयु अंकन के लिए है। चलिए अब न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्वों से कैंसर के उपचार में एक तो कोबाल्ट 60 समस्थानिक से प्राप्त गामा किरणों का प्रयोग होता है। आयोडीन 131 समस्थानिक के प्रयोग से थायराइड कैंसर का उपचार किया जाता है। आयोडीन 125 समस्थानिक के प्रयोग से आंखों के कैंसर का इलाज किया जाता है। फिर आगे रेडियो एक्टिव ट्रेसर के रूप में विभिन्न रेडियो एक्टिव तत्वों की मदद से सजीवों की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका प्रयोग दवा निर्माण और शरीर पर उनके प्रभाव और कुप्रभाव को जांचने के लिए होता है। मुख्य तौर पर इस कार्य के लिए रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अब आगे न्यूक्लियर एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो बीजों के विकास के लिए उनमें अनुवांशिक बदलाव करके नई किस्मों के विकास के लिए गामा किरणों का प्रयोग होता है। बार्क या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इस विधि से दलहन और तिलहन की कई किस्में विकसित की हैं। आगे उर्वरक और कीटनाशक के विकास के संदर्भ में भी इनकी क्षमता का आकलन करते हैं।
जिसे रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग कहा जाता है। फिर विकिरण के द्वारा खाद्य परीक्षण या फूड इरेडिएशन को गामा किरणों के माध्यम से ही किया जाता है। गामा किरणों के प्रयोग से खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु, कवक और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करके इन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। इसके द्वारा आलू में अंकुरण को रोकना आदि आता है। भारत में इसका प्रयोग मसालों के परिरक्षण और निर्यात के संदर्भ में होता है। तो ये सारी बातें थी न्यूक्लियर साइंस से संबंधित। लेक्चर को यहीं रोकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे तो रसायन विज्ञान के सभी तत्वों को एक साथ कवर करेंगे। अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।